अब गांव का जिस तरह से वो हुआ, शहरीकरण हुआ, जैसे हमारे पहले अगर गांव में एक ट्रैक्टर आता, आज की जो हमारी खेती है तो वो पेट की खेती नहीं रही, वो सेठ की खेती हो गई। तो सेठ की खेती हो गई तो हमको शहरीकरण तो हमारे गांव में आएगा, इसलिए आएगा कि देखिए पहले क्या हो। पद्मश्री पुरस्कार के बाद जैसे बहुत सारे समाज सेवियों को हाँ गवर्नमेंट ने राज्यसभा भेजा है, हाँ, अगर ऐसा अवसर आपको मिले? देखिए हम जो है तो विद्रोही हमको वो लोग जान नहीं पाए, नहीं हमको पद्मश्री मिलवे न करता। हम या कोई प्रेम अनाम किसी प्रेमिका के नाम प्रेम गीत लिखिएगा, यही लिखता शुरुआती में कभी। एक आध लाइन अभी प्रेम पे भी आपने बोला कि हमने कुछ कविता लिखी थी। नहीं हमने नहीं लिखा, बताते यहाँ के लोग लिखते, हम तो सयाने में लिखे। तो ये प्रेम ओम का भूत उतर चुका था जरूर। मैंने सुना कहीं कि आपने उर्दू की भी पढ़ाई की है। उर्दू हमने, अब हमारा एक शौक है इस तरह के नए नए काम करना, तो उर्दू भी सीख लिए थे। आज हम बात कर रहे हैं बाबूलाल दाहिया जी से। पद्मश्री पुरस्कार, शायद सतना जिले में पहला पद्मश्री पुरस्कार बाबूलाल दाहिया जी को मिला है। आपका स्वागत है। अरे अपना हमारे यहाँ अपनों को स्वागत है। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? हमारा जन्म तो यहीं हुआ था और 1944 में हुआ था, आज़ादी के लगभग 3 साल पहले। अच्छा, आज़ादी से 3 साल पहले। जी। आपकी शिक्षा? शिक्षा तो पहले सतना में पढ़े, पहले पिथौराबाद में पढ़े, फिर सतना में पढ़े, फिर बाद में छोड़ दिए तो प्राइवेट किए, बीए तक कर लिए फिर बाद में। मैंने सुना कहीं कि आपने उर्दू की भी पढ़ाई की है। उर्दू हमने, अब हमारा एक शौक है इस तरह के नए नए काम करना, तो उर्दू भी सीख लिए थे, तो अभी भी जानते हैं, पढ़ लिख लेते हैं। उर्दू पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं? जी हाँ। इसके अलावा बस हो गए। बाकी हम वो भी ब्राह्मी लिपि भी पढ़ने का प्रयास करते थे, तो कुछ पढ़ा, लेकिन अब बुढ़ापे में नहीं समझ, नहीं फिर बंद कर दिए। वो भी सीख, क्योंकि अपनी रुचि पुरातत्व में भी थी, तो बहुत सारे जगहों में जैसे लिखा है उसमें पाली भाषा में, ब्राह्मी लिपि में, तो फिर उसका पूरा नहीं पढ़ पाए। उस दौर में आपको पढ़ने दिया गया? हाँ, पढ़ाई लिखाई का तो क्या है कि उस समय पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा हमारे स्टेट में वो हो गया था। नागौर महाराज ने यहाँ स्कूल खोल दिया था पिथौराबाद में, आज़ादी के पहले ही, तो स्कूल में जाने लगे पढ़ने। फिर बाद में क्या हुआ कि देश आज़ादी के बाद हम स्कूल में गए हैं, 50 में गए। फिर पहले गढ़ी में लगती थी, ये जो गढ़ी खंडहर है, बाद में थोड़ा जीर्ण शीर्ण लगा, तो बाद में वहाँ जब देश आज़ाद हो गया तो स्कूल बन गया, तो वहाँ पढ़ने लगे। पढ़ने दिया गया? हाँ, पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी ना जी। वो तो हमारे बड़े भैया थे, तो वो भी पढ़े थे, और दूसरी पढ़ के फिर वो खेती करने लगे। पिताजी बुढ़े थे, उनकी कारण वो खेती करने लगे। नहीं, पहले जैसे कहते थे ना कि कुछ जातियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, इस कारण मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, कुछ ऐसी जातियां थीं, लेकिन हम उन जातियों में से नहीं थे। हम तो कुछ उनसे कुछ अधिक थे, जैसे यहाँ जो दलित थे, आदिवासी थे, जी। उनको इस तरह नहीं करने दिया जाता था बेचारों को। हमने देखा कि जैसे कुम्हार लोग बेचारे साइकिल से आते, कोई बाहरी, तो यहाँ ढंगाते हुए जाते गांव से, साइकिल में चढ़ के नहीं जा सकते? चढ़ के नहीं जाते। तो आज भी नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब तो कोई बात है नहीं। अच्छा, उस दौर में उस दौर में, आज़ादी के शुरुआती दौर में राजतंत्री व्यवस्था का कुछ अवशेष रह गया था, तो हमने देखा उनको। हम लोग तो इस तरह के उनको इस तरह की चीज़ों को दूर किए, जानबूझ के उनको आगे बढ़ाए। और हमारे यहाँ जितने आते हैं ना, तो हम सबको साथ में बैठाते, चाय वगैरह पिलाते, साथ खाना खाते। हम तो पहले से इस तरह की भावना थी हमारी। इसके अलावा मैंने सुना जैसे कई लोग जूते चप्पल हाथ में लेके घर के सामने निकलते हैं, ऐसा कुछ? राजा ठाकुर राजाओं के दरवाजे में ये परंपरा थी कि वो लोग वहाँ से निकलते तो जूते चप्पल हाथ में ले लेते थे। लेकिन हमारे यहाँ जो ठाकुर बसे थे, तो गांव के बाहर बसे थे, तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं आती थी। परंतु ऐसा था कुछ कि, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं।
शिक्षा के बाद क्या किया आपने? शिक्षा के बाद हम हो गए ब्रांच पोस्ट मास्टर गांव के। जी। तो गांव में रहे आए, हमारी अभिरुचि साहित्य की तरफ थी, तो हम बघेली कविता लिखने लगे। तो हमको जब देश बंधु यहाँ खुला, महाराम सुरजन ने बुलाया, क्योंकि हम बघेली में कविता लिखते थे, तो उनने कहा कि आप ऐसा करिए कि कॉलम लिखिए हमारे अखबार में। लीजिए, हम लिखने लगे, का कही का न कही, एक बघेली का कॉलम। और कविताएं तो हमारी आज भी बीए फाइनल के कोर्स में चलती हैं। शुरुआत कब किया आपने कविता लिखने का? कविता लिखने हम काफी सयाने अवस्था में किए हैं, जब आजादी के 30 वर्ष हो गए थे। पहले ऐसे लिखते थे, जैसे देखिए शुरू में आदमी क्या लिखता है, देवी देवताओं की वंदना लिखेगा, या कोई प्रेम अनाम किसी प्रेमिका के नाम प्रेम गीत लिखेगा, यही लिखता शुरुआती में। कभी एक आध लाइन कुछ याद हो तो बताइए ना। तो हम जब लिखे तो आजादी के 30 वर्ष थे, पहले ऐसे लिखते रहे। हाँ। लेकिन पहली कविता जो हमारी मुक्तिबोध में छपी, तो वो आजादी के 30 वर्ष में छपी। कोई 2 लाइन बताइए। अब तक जितना लूट चुके हो वापस माल हमारा कर दो, और 30 वर्ष हम देख चुके आजादी का बंटवारा कर दो। दिन भर तो हम श्रम करते हैं, फिर भी पेट नहीं भर पाते, और तुम सोफे में लिपटे लिपटे 20 लाख हजम कर जाते। और कहते हो ईश्वर देता है कैसा ईश्वर अन्यायी। इस तरह की कविता थी। लिखते थे कि दिन भर तो हम श्रम करते हैं, पर देता सब तुम्हें थमाई। और दीन बंधु यदि धनी बंधु है, हमसे उसको न्यारा कर दो। 30 वर्ष हम देख चुके आजादी का बंटवारा। लंबी कविता थी इस तरह से। अभी प्रेम पे भी आपने बोला कि हमने कुछ कविता लिखी थी। नहीं, हमने नहीं लिखा, बताते यहाँ के लोग लिखते हैं, हम तो सयाने में लिखे। तो ये प्रेम ओम का भूत उतर चुका था जरूर। आप प्रतिदिन पढ़ते कितना है? मैं अब लिखता जाता हूँ। पढ़ना तो बहुत कम इसलिए हो गया कि दिखाई नहीं पड़ता। मोबाइल में भी जलता रहता तो दिखाई पड़ता, तो लिख तो लेता हूँ और उसी में पढ़ता भी हूँ। आपकी राजनीति में बहुत रुचि है। आपका ये क्या है कि हम रहे हमेशा वामपंथी रहे, तो वामपंथी जो है तो हमेशा विपक्ष में रहता। सत्ताएं बदल जाती तो हमारे सिर्फ टारगेट बदलते हैं, हम नहीं बदलते, हमारे टारगेट बदल जाते हैं। मतलब जो सत्ता में रहता है वो टारगेट में रहता है। तो कोई भी जो कवि लेखक है, सच्चा कवि लेखक है, तो वो तो विपक्ष में ही रहता में रहेगा, क्योंकि हमारी पक्षधरता तो गरीबों के साथ है, पार्टी वोटी में नहीं है, गरीबों के साथ है। जो यहाँ गरीबों के साथ अन्याय हुआ, कहीं विसंगत दिखी, विद्रूपता दिखी, तो हम आवाज उठाएंगे। कभी मन में ऐसा नहीं आया कि चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, हमने कभी चुनाव नहीं लड़ा। अगर पद्मश्री पुरस्कार के बाद जैसे बहुत सारे समाज सेवियों को गवर्नमेंट ने राज्यसभा भेजा है, अगर ऐसा अवसर आपको मिले? देखिए, हम जो है तो विद्रोही हमको वो लोग जान नहीं पाए, नहीं हमको पद्मश्री मिलवे न करता। हमारा नाम कौन भेजा? पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार ने, क्योंकि हमारे काम से वो परिचित थे। जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई ने भेजा, तो वो समझ नहीं पाए कि ये कम्युनिस्ट आदमी नहीं, हमको देते ही नहीं। तो हम काहे को आज भी हम विद्रोही हैं और हमारा मेल नहीं करता। अभी जैसे वहाँ गए ग्रामोदय विश्वविद्यालय में चित्रकूट में, अब वो जो मुख्य अतिथि थे तो महेश शर्मा थे, पद्मश्री महेश शर्मा, हम विशिष्ट अतिथि थे और अध्यक्षता कर रहे थे वहाँ के चांसलर, आजकल क्या कहलाने लगे, कुलगुरु कर रहे थे। तो हमने देखा कि अब वो जो महेश शर्मा क्या है, वो धर्म करम दुनिया भर है बखानते रहे। हमको जो मुद्दा दिया गया तो 20-25 मिनट का हमने बढ़िया लेख तैयार किया, वहाँ वाचन किया। अब वो वही धर्म करम सिखाते रहे, वो सब करते रहे, ऐसा वैसा। और बताइए, हर जगह अब उन्होंने विश्वविद्यालयों में एक ऐसा व्यक्ति भेज दिया है उसी तरह का, तो जो सरकार का है, जो सरकार का प्रतिनिधि है, तो इस तरह का है। बाद में सब प्रोफेसर हमसे मिलने आए अकेले, यहाँ कमरे में हम ठहरे थे, बेचारे हो गए सुनते। उतने विद्वान बड़े बड़े विद्वान वहाँ बैठे, प्रोफेसर जिनने पढ़ाई की है, विद्वता है, लेकिन सुनते क्या है इस समय।
इस समय गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोगों ने विकास बहुत ज्यादा किया है, तो आपकी नजर में कैसा विकास, ग्रामीण विकास, किस तरह का विकास? तो आदमी के परंपरा से जुड़ा रहा है। जैसे मान लीजिए विकास वो है, विकास एक जाई कभी नहीं आता। जैसे आज़ादी के शुरुआती दौर में क्या आया कि ढर्रा सड़क बने, हमने तो जो आंखों में देखा, तालाब वगैरह की मरम्मत हुई, कुइयां बने, जो हमारी प्राथमिकता थी उस समय की, उस समय बने, स्कूल बने। तो वो क्या, वो कम था। हमको तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे आज़ादी के बाद, जैसे मान लीजिए बरसात आती ना, गर्मी रहती है, और एक जाई जब वर्षा हो जाती है तो एकदम वातावरण बदल जाता है, सभी पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। तो हमको ये लगा कि जब आज़ाद हुआ देश तो पूरा देश एक साथ हरा भरा जैसा दिखने लगा, जैसे हरियाली आ जाती है। लेकिन बाद में जितने आए तो क्रमिक विकास में आए। जैसे पहले सरकार पहले भी घर बनवाती थी, जिनके घर द्वार नहीं थे, लेकिन कच्चे बनवाती थी, गांव में साधन नहीं था। तो ये तो क्रमिक विकास में आता। कोई आएगा जैसे कंप्यूटर कब आया, राजीव गांधी ले आए, तो क्या वो एक विकास है था? तब तो सब लोग विरोध करते थे उसका। तो ये क्रमिक विकास में सब आते हैं। विकास कोई एक बार में नहीं आता। जो सड़कें बनती हैं वो क्रमिक विकास में बनती हैं, और ऐसा सब होता जाता है। रेलगाड़ी चली तो पहले देखिए एक लाइन बिछी हुई थी, अब डबल हुई, फिर इतनी हो गई, इतनी, इस तरह के। तो ये क्रमिक विकास में आता, तो ये तो चलता रहेगा निरंतर। राजनीतिक सामाजिक काफी ज्ञान है आपको, इसका अध्ययन कहाँ किया आपने? हम तो स्वाध्यायी हैं। आज भी जैसे 3 बजे उठते हैं तो कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं रोज कुछ। अब जैसे हमने जो हमारी अब तक 14 किताबें हमारी छप चुकी हैं। 14 छप चुके हैं और अभी 5-6 लाइन में लगे। अभी भी हमने लिखा है जो अभी गया नहीं, कल परसों जाएगा। अनुपम आज तैयार कर रहा है उसको, जड़ी बूटियों पर। अब क्या है कि जैसे गांव में जो लोग होते थे ना, तो जड़ी बूटियों से उपचार करते थे, लेकिन अब वो सब जड़ी बूटियां खत्म हो गई। तो हम ऐसे वैद्यों की चिकित्सा को हमने लिस्टिंग किया है, लिपिबद्ध किया है, जो गांव के वैद्य थे बिल्कुल, और गांव में चिकित्सा करते थे। भाव प्रकाश की नहीं लिया हमने, चरक संहिता की नहीं लिया, जो गांव का वैद्य है जो वो चिकित्सा करता है। जैसे मान लीजिए हमारे खेत में कटाई लगी, अब किसी मजदूर की हंसिया लग गई, खुरपी लग गई, तो क्या करेगा? घमीरा होता है भृंगराज, उसका रस 4-5 पत्ती तोड़ेगा, निचोड़ के डाल लेगा, तो वो बिल्कुल ना पकेगा ना कुछ होगा, ना वो उसको इंजेक्शन लगाने की जरूरत है ना अस्पताल। मान लीजिए आदिवासी के किसी को कुल्हाड़ी लग गई, खून भी बंद हो जाएगा। हाँ, तो 50 कदम में वहीं गुर्जा एक होता है, सफेद पेड़ वाला उसका होता है, कुछ गुंजा या गुर्जा कहलाता है। उसकी छाल को छीलेंगे, उसमें जो अंदर का हो उसको गबूजा बोलते हैं आदिवासी लोग। हाँ। उसको गाँव में भर देते हैं। लीजिए घाव सूख गया ना, अस्पताल जाने के ना कुछ नहीं, सूख जाएगा अपने आप, और खून भी बंद हो जाता है, खून बंद तुरंत। खून तो वैसे बंद हो जाता है, प्रकृति का नियम है उस तरह का शरीर में। तो इस तरह से क्या है कि जो हमारी इस तरह की, या बुखार आई, मलेरिया बुखार, पचगुड्डू उसी समय तैयार होती गाँव में, 4-5 फल उनने भूंजा खाया, लीजिए बुखार खत्म। तो ये इस तरह का हम उस ज्ञान को जो परंपरागत है उस पर हमने लिखा है। और कौन कौन सी किताब किस विषय पे लिखी हैं? विभिन्न विषयों पर। जैसे हमने 3 हमारी किताबें, तो 2 किताबें हमारी कविताओं पर हैं जो हमने छपाया जी। एक 3-4 किताबें हैं मुहावरा, लोकोक्तियाँ, कहावतें, लोकगीत, लोक कथाएं इनकी हैं। लोक गाथा भी हैं, जैसे गा के जैसे ढोला मारू वगैरह की होती, उस तरह की गाथाएं थी, उनका है। और हमने परंपरागत देसी अनाजों पर एक किताब लिखा, तो अभी नहीं छपी वो। हमने बघेलखंड के व्यंजनों पर लिखा है, तो अभी आदिवासी लोक कला का अभी छापेगा उसको। हमने अपने म्यूजियम के जो हमारे यहाँ उपकरण रखे हैं 300 लगभग, उन पर लिखा हर उपकरण, वो भी छपेगी। हमने 2 किताबें हमारी, एक कोलों पर हमने शोध सर्वेक्षण किया था, कोल जनजाति पर, तो वो छप गई है। एक हमने खैरवारों पर किया था, उनके समग्र संस्कृत पर, लोकगीत, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, दादर, उनके पूजा पाठ, झाड़ फूक, जितना उनका है वो, उनके औजार, उनके लोग सब पर पूरा, मतलब उनकी पूरी संस्कृति को आपने कवर किया है। हाँ,
मोटी मोटी किताबें आई हैं, बहुत सुंदर किताबें आई हैं। पद्मश्री पुरस्कार तो आपने बता ही दिया कि मुझे धोखे से मिल गया, अगर गवर्नमेंट की जानकारी में होता तो नहीं देते। 2019 में मिला। 2019 में मिला। उसके बाद क्या बदलाव देखा आपने? बदलाव हमारे में तो कोई बदलाव नहीं आया। लोगों में बदलाव आया कि माने अब वो हमको ज्यादा बुलाने लगे तो हमारा खर्चा बढ़ गया। मतलब तो वहां से कुछ मिला नहीं। एक बार आदमी गया हवाई जहाज में चढ़ के, तो होटल अशोका में ठहरा, जहाँ एक प्लेट चावल 500 रुपए का मिलता, एक रोटी 100 रुपए की मिलती, तो खाया, हवाई जहाज से लौट आया। वहां की अपनी यथास्थिति, हमारी बर्बाद नहीं, उनकी देखिए जो आना जाना बढ़ा जी, लोगों को आना जाना भी तो बढ़ गया। आना जाना बढ़ा इसलिए बढ़ा, वो तो हमने जो किया, बीज बैंक बनाया जी, जो माने अपना म्यूजियम बनाया, उससे ज्यादा और ये तो जितना था उतना, जैसे हम साहित्यकार थे तो जगह जगह जाते थे, हमारे यहाँ आते थे, वो तो वही है। उसके पहले हम तो 50 पुरस्कार पा चुके ना। और कौन कौन से पुरस्कार मिले? हमने पाया है कहानी लेखन पुरस्कार, चित्रकूट रचना शिविर हुआ था 1986 में जी, तो उसमें फिर कहानी लिखना था रचना शिविर के बाद, तो हमारी कहानी को, बघेली कहानी को तृतीय पुरस्कार मिला मध्य प्रदेश। कोरबा नाट रचना शिविर हुआ, नाच रचना शिविर हुआ कोरबा में, तो वहाँ रहे, नाटक लेखन पर रहा, तो वहाँ हमको नाटक लेखन का तृतीय पुरस्कार मिला मध्य प्रदेश स्तर का। और प्रगतिशील लेखक संघ जिला का पुरस्कार, कहानी लेखन का पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। अनाजों पर भी मिले जो हमने काम किया। इसके पहले कृषि वसंत पुरस्कार हमको महाराष्ट्र से मिला था, जैव विविधता पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार मिले। अभी जो विकास की बात की मैंने आपसे, अभी मैं जब आप सतना से चला आपके यहाँ आ रहा था पिथौराबाद, तो मुझे रास्ते में कई लोगों ने बताया कि इस रोड का हर साल में 2-3 बार विकास होता है, गिट्टी बालू डस्ट कुछ डाल देते हैं। अभी मोहन भागवत जी को आना था तो कुछ गिट्टी मिट्टी डाल दिए और फिर वो उड़ गई। क्या है सर कि इस रोड को सत्कार रोड लोग वाह कहा करते हैं व्यंग में। अब सत्कार रोड का ऐसी पता नहीं, जो भी हो, कि जैसे कोई मंत्री आता था ना, तो अब खर्चा कौन उठाए, तो बेचारा वो सर्किट हाउस में रुकता था और वही विभाग उठा करता था। तो इस रोड को सब जानते थे कि सत्कार रोड है, तो हर साल ऐसे चुपर के कर देते थे, पैसा निकाल के सत्कार में लगा देते थे, ऐसा लोगों की मानना। अब वो परंपरा भी चल रही, तो सत्कार रोड है वो। अच्छा, ये सत्कार रोड है। हाँ, यहाँ से पैसा निकला और मंत्रियों का सत्कार हो गया। ऐसे हमारे एक मित्र थे जी, यहाँ तहसीलदार थे, रामाधार विद्रोही, सीधी जिले के थे। तो अक्सर हम लोग जाते उनके चेम्बर में बैठते, अब कवि मित्र थे जी, तो बताया करते थे कि जब रामहित गुप्त जब मंत्री हुए थे, तो वो मंत्री जी के लिए बेचारे उनने नाश्ता वास्ता मंगवाया। 2 लोग 3 लोग बैठे हैं, कुछ देर में 4-5 और आ गए, व्यापारी आ गए, फिर 7-8 आ गए। अब वो बेचारे सबको खबा रहे, एक ईमानदार अधिकारी, तो किस तरह से परेशान लोग होते थे। तो ये सब होता है, तो आंतरिक बात होगी। सत्कार रोड की पता नहीं, हमको तो नहीं मालूम, लोग ऐसा ही कहते हैं। देश में तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा जी, गांव घट रहे हैं, गांव को शहर से जोड़ते जा रहे हैं। अब क्या है कि आदमी जितना विकास में आगे बढ़ जाता है तो पीछे तो लौटा नहीं, वो आगे ही बढ़ता जाता है। अब गांव का जिस तरह से वो हुआ, शहरीकरण हुआ, जैसे हमारे पहले अगर गांव में एक ट्रैक्टर आता, आज की जो हमारी खेती है तो वो पेट की खेती नहीं रही, वो सेठ की खेती हो गई। तो सेठ की खेती हो गई तो हमको शहरीकरण तो हमारे गाँव में आएगा, इसलिए आएगा कि देखिए पहले क्या होता था कि हमारे पास पशुधन था, गाय बैलों का न जाने कितने पीढ़ियों से हमारा एक समझौता जैसा था कि गाय को हमने घास खिलाया, उसने हमको दूध खिलाया, हमारे घास से वह तंदुरुस्त हुई, उसके दूध से हम हुए, हमारा परिवार हुआ। गाय ने बछड़ा जना, हमने उसको हल में चलाया, हल हम चला रहे हैं, न चल हो रहा है, खींच हो रहा है। गाय बैलों ने गोबर किया, हमने खाद बनाया, गाड़ी में हमने भरा, खींच के बैल ले गए। लेकिन खेत में जो उत्पादन हुआ तो चुनी चोकर भूसा चारा उनका, खेती में कोई खर्चा नहीं।
अपना श्रम, अपना अनाज, आप तो खुद घर के किसान रहे होंगे तो मालूम है कि अनाज से सब काम चल जाता था। आज का काम अनाज से नहीं चलता, आज का काम पैसे से चलता है। और जब पैसा का विनिमय होगा, इधर उधर होगा, तो वो सब होगा। पहले कुछ नहीं लगता था खेती में, हमारा बीज, हमारी खाद, हमारा सब कुछ, हमारा श्रम या हमारे मजदूरों का श्रम, वो अनाज देते थे हम। आज पैसा लगता है तो शहरीकरण तो होगा। आज की खेती सेठ की खेती जो शहर से संचालित होती, वो कौन कौन से सेठ है? पहला सेठ है बीज। हमने लिया तो बीज किसका लिया? मोनोसेंटो कंपनी का एक एजेंट बैठा है यहाँ सतना में, तो हमने बीज खरीदा तो बहुराष्ट्रीय कंपनी में वो पैसा चला गया, तो पहला सेठ हो हुआ। दूसरा, हमने रासायनिक खाद खरीदा तो वो दूसरा सेठ हो गया। तीसरा, हमने अगर घर में ट्रैक्टर तो तेल भराएंगे, नहीं तो किराए से लेंगे, तो तीसरा सेठ हो गया। चौथा सेठ, हमने सिंचाई किया तो टैक्स दिया। पांचवा, हमने नींदानाशक डाला तो वो खरीदा। छठवां, हमने कीटनाशक खरीदा, क्योंकि ये सब डालना हमको जरूरी है। जब हम रासायनिक खाद डालेंगे तो हरा होगा खेत तो दुनिया भर का कीट आएगा, उसमें बौना पेड़ है तो खरपतवार जमेगा ही 3 स्टेज में। ये हुआ, तो ये 6 सेट हो गए। 7वां सेट हो गया जब हमने हार्वेस्टिंग करवाया हार्वेस्टर से। और 8वां सेट हो गया जब हम मंडी ले गए लाद कर अनाज। तो इस तरह से 8 सेट पूरा का पूरा ले जाते हैं। किसान को कुछ नहीं बचता। किसान को कितना बचता है? जैसे डेयरी की भैंस है ना, तो 10 लीटर दूध देती है, लेकिन उसके पड़िया और पड़वा को कितना मिलता है? आधा 1 लीटर। तो बस उतना किसान के हिस्से में आता है। लेकिन किसान को पूरा सांगो पांग तो वो करेगा ही, क्योंकि शहरीकरण तो होगा, शहर से आए जाएगा तो उसके लिए मोटरसाइकिल चाहिए और ट्रैक्टर चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें चाहिए। तो जब ट्रैक्टर चलेगा तो उसके रखने के लिए घर भी बनेगा। अब उस तरह का नहीं, जैसे पहले की जो वो है तो गाय बैलों के हिसाब से बनती थी, बकरी बनती थी। आपकी बकरी बनी रही होगी तो मान लीजिए 4 कमरे हो गए रहायश के, फिर बगल में पशुशाला हुई, कंडा लकड़ी के लिए, इस तरह का होता था पूरी व्यवस्था। आज वो व्यवस्था नहीं है। आज तो दूसरी तरह की व्यवस्था, तो उस तरह के मकान बनेंगे, उस तरह का सब होगा। अब पहले ये साधन नहीं थे ना। अब साधन इतना सरल, जैसे हम मिट्टी का मकान भी बनवाएं तो अपने से तो करेंगे नहीं, मजदूर लगवाएंगे तो कितना पैसा लगेगा? ज्यादा लग जाएगा, पक्के से ज्यादा उसमें लग जाता है। इसमें ईंट आ जाएगी, 1 दिन में आ जाएगी, उसमें कोई कुछ नहीं। लकड़ी मिलेगी नहीं, कहाँ काटेंगे? पहले तो आदमी क्या करता था कि 3 साल लकड़ी काट के रखता जाता और चौथे साल घर बना लेता। ये था, तो वो बनी बनाई एक व्यवस्था थी, एक शैली थी वो काम करने। तो आज की शैली में उसको पक्का मकान बनवाना पड़ेगा। पक्का मकान बनवाएगा तो बिजली लगवाएगा, पक्का मकान बनवाएगा तो पंखा लगवाएगा। तो ये सब चीजें विकास, ये विकास कोई कर नहीं रहा, वो अपने आप हो रहा है। एक आवश्यकता, विकास में आवश्यकता बढ़ती जाती है, हो रहा। लगभग 80 साल की उम्र हो रही है आपकी। हम 82 साल के हैं, फरवरी से 83 से पूरे हो जाएंगे। जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात जो बहुत यादगार हो? अब हमको कई ऐसे मिले जिनके साथ, जैसे डॉक्टर कमला प्रसाद जी थे, ग्रामीण जी थे, जो जैसे बहुत हमारी घनिष्ठता थी। डॉक्टर कमला प्रसाद के साथ हम आधा भारत घूमे हैं, प्रगतिशील लेखक संघ में जहाँ जहाँ सम्मेलन होते तो उनके साथ जाते थे। हमारे साथ ग्रामीण भी जाते थे। तो इस तरह से अब उनकी याद जरूर हमको आती। ग्रामीण जी तो मान लीजिए अपनी अवस्था पूरी कर लीजिए, कमला प्रसाद तो अपनी अवस्था भी पूरी नहीं कर पाए, कैंसर हो गया अचानक। अच्छा, कहाँ के थे वो? यहीं धौरहरा के थे। डॉक्टर कमला प्रसाद तो प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय महासचिव थे, प्रोफेसर थे यहाँ, और रीवा यूनिवर्सिटी में भी डीन थे केशव शोध संस्थान के। जीवन में कभी कोई बहुत कठिन दौर भी आया होगा? कठिन दौर तो हमारे जीवन में नहीं आया, क्योंकि हमारी लंबी खेती थी, 2 गांव की खेती थी। लड़कपन में पिताजी तो जब हम 8 साल के तब मर गए। बड़े भैया थे तो उनने पिता जैसा ही प्यार दिया, और हमारा लंबा परिवार नहीं था। एक भतीजा था भैया के, तो फिर हम भतीजे को इसी तरह हमने भी परवरिश किया, पढ़ा लिखाया, किया। डॉक्टर हीरा लाल हमारा भतीजा। तो इस तरह से हमारे यहाँ
15-16 खाड़ी कोदो होता था हर साल, धान तो होती थी, तो बाढ़ ही देते थे पिताजी। तो हमारे पहले से अच्छी स्थिति थी, तो इस तरह के कोई संकट हमारे नहीं आए। और हमारी जो वैचारिक प्रतिबद्धता थी, तो वो तो हमारी एक वैचारिक प्रतिबद्धता जो गरीबों के साथ हो गए। कोई हम घर से गरीब कभी नहीं रहे, कभी ऐसे संकट नहीं आए हमारे जीवन। आजादी जब मिली उस समय विभाजन का कोई दृश्य कुछ याद है? नहीं, विभाजन का दृश्य यहाँ के कुछ लोग माने चर्चा थी, हम तो 3 साल 4 साल के थे, चर्चा थी कि यहाँ से बहुत से मुसलमान बेचारे चले गए हैं, कुछ लोग फिर नहीं गए। अब वो जाए कहाँ से? देखिए, जो यहाँ कोई मुसलमान, यहाँ के जो दलित थे, आदिवासी थे, खासकर दक्षिण भारत के दलित, वही मुसलमान बने। जैसे बहना वगैरह हैं, ये सब बहुत से कोरी लोग बहना बन गए। पहले वो कपड़ा बुनते थे, हिंदू जुला बुनकर थे, बाद में जुलाहा बन गए। कबीरदास जी कौन है? कबीरदास जी के 3 पीढ़ी पहले के पूर्वज हिंदू कोरी थे, अब वो बाद में जुलाहा बन गए। तो ऐसे बहुत से लोग, लेकिन ये जुलाहा वगैरह ये लोग नहीं गए, ये मानते थे। वही लोग गए जो अरब, जैसे 2 तरह के यहाँ मुसलमान हैं। एक तो वो मुसलमान है जो अरब देशों से यहाँ आया, वो बढ़िया गोरा चिट्ठा पूछ है, जैसे एक ही नस्ल है वो राजपूतों की, उनकी धर्म तो धारण करने वाली चीज़ है, तो गोरे चिट्ठे बड़ी नाक वाले उस तरह के थे। तो वो इलाकेदार थे, यहाँ तमाम बड़े बड़े पदों पर थे। तो ऐसे लोग चले गए। और जो यहाँ के गरीब मुसलमान थे, ये माने जुलाहे थे, ये इस तरह के मुसलमान थे, ये बिसात खाना वाले, ये लोग नहीं गए। ये कहते ये हमारा देश, हम कहाँ जाएंगे, इनके पूर्वजों ने धर्म परिवर्तित कर लिए, बस हो गए। अब बाकी हमारे गांवों में इस तरह की कोई भावना भी नहीं थी हिंदू मुसलमान की। हम तो इस तरह मानते थे कि जैसे हिंदुओं में सैकड़ों जाति है, तो एक जात मुसलमान है। हमारे उससे जुड़े थे, जैसे दीपावली को मुसलमान लोग रुई लेके आते थे, जो हम दिया जलाते थे, रजाई भरते थे, गद्दे भरते थे। ये 80-82 साल में आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं? बदलाव तो हमने बहुत सारे देखे। देखिए क्या है बदलाव देखे, कपड़ों में बदलाव हमने देखा। उस समय कपड़ा बड़ा दुर्लभ था, लट्ठा लोग पहनते थे 50 के दशक में, शुरू में अनाज नहीं था। माने वो क्या था कि अंग्रेज लोगों ने पूरी व्यवस्था ही बिगाड़ दिया था देश की। जैसे क्या था कि जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, तो लोग वह अनाज बोते थे खेतों में जो उनको ज़रूरत है। बाद में उनने जैसे दूसरे तरह के उनने सब, जैसे वो जो आंदोलन हुआ ना बंगाल वगैरह में, तो वो जो नील की खेती करने लगे, तंबाकू की खेती करने लगे, व्यावसायिक फसल लेने लगे, तो उससे क्या हुआ कि देश में भोजन की कमी पड़ी। तो बहुत बड़े बड़े अकाल पड़े। वो लोग तो व्यापारी थे, वो गोदामों में अनाज भरा, लेकिन उनने खाने के लिए नहीं निकाला, तो बड़े बड़े अकाल पड़े। हमारे कई लोग गीतों में 53-56 के अकाल का वर्णन है जो उस समय पड़े। तो 50 के दशक में हमारे सामने भी 1-2 अकाल पड़े हैं। तो हमने भी ज्वार हमको लेना पड़ा लाइन में लग के। हालांकि कोदो था हमारे पास, लेकिन रोटी खाने के लिए हमने भी लाइन में लग, क्योंकि फसल पूरी सूख गई थी। 2 गांव में हमारी खेती पूरी फसल सूख गई, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे 73-72 में ऐसे काल पड़े। लेकिन हरित क्रांति आ गई, तो बाद में हमने देखा कि इतना अधिक उत्पादन बढ़ गया कि अब वो सिरदर्द है। जितना उत्पादन बढ़ता जाता, भाव गिरता जाता। जैसे पहले कोई काछी अगर आधा एकड़ में वो सब्जी लगा लेता, तो पूरा परिवार पाल लेता, लड़कों बच्चों का विवाह कर लेता, यज्ञ भागवत कर लेता, तीर्थ घुमाता। हमारे पिताजी अगर खेती 4-5 बहनों का विवाह किया, हम लोगों का विवाह किया खेती के मत्थे। आज हम खेती के मत्थे कुछ नहीं कर सकते, ये स्थिति आ गई। और शिक्षा में क्या बदलाव देखा आपने? शिक्षा में भी बहुत बदलाव आया है। भाषा में बदलाव आ गया। भाषा में क्या बदलाव देखा? वही मेरा भाषा में इतना बदलाव आ गया कि जो हमारे परंपरागत शब्द हैं, जो हमारे लोक बोली के शब्द हैं, वो सब मन से खत्म होते जा रहे हैं, उनकी उपयोगिता खत्म होती जा रही है। जैसे मान लीजिए गांव में एक ट्रैक्टर आया,
तो क्या होगा कि 10 जोड़ी बैलों को निकाल देगा, घर से बाहर कर देगा। तो हमारे कितने उपकरण चले जाएंगे? 50 उपकरण चले जाएंगे। अगर स्टील आ गई तो लीजिए ताम्रकारों के बर्तन चले गए तो उनके नाम सब खत्म हो जाएंगे। ताम्रकारों ने विकास किया, कुम्हारों के बर्तन चले गए थे। तो इस तरह से क्रमिक विकास में क्या कि नए नए शब्द आते जाते हैं। जैसे ट्रैक्टर के पूरे पार्ट वो सब आ जाएंगे। अब ये लीजिए एक शब्द आया सिंचाई में पलेवा, यह हमारे यहाँ कभी नहीं था। ढिलुआ कहते थे कि ढिलुआ गेहूँ बो, ढिलुआ जवा बो देते थे, तो ढिलुआ। अब उसमें क्या कि पलेवा सिंचाई, नया शब्द आ गया। तो ऐसे नए नए शब्द आते जाएंगे, उपकरणों के पार्ट आएंगे, शब्द आएंगे, पुराने मरते जाएंगे। राजनीतिक भाषा की मर्यादा इधर थोड़ी सी गिरी है, उस विषय पे भी बहुत गिरी है। अब लेकिन अब क्या कहा जाए, देश उसी रास्ते पर चल रहा है। कभी इस तरह की बात नहीं आई। हिंदू मुस्लिम को वो हुआ, विभाजन हुआ, जिनको जाना चले गए। हमारे देश में इस तरह का कोई कुछ नहीं हुआ। हमारे नेताओं ने इस तरह की भाषा का प्रयोग ही नहीं किया कभी कि हिंदू। अब आज तो बड़ा अटपटा लगता है कि जब कोई हिंदू मुस्लिम की कोई समस्या ही नहीं है तब जानबूझ के समस्या बनाई जा रही। ये बाबा बैरागी लोग बनाते, जैसे वो छतरपुर वाला बाबा। अब लीजिए झंडा, हिंदू झंडा लेके चल रहा। अरे क्या इसमें कौन हिंदू कौन मुसलमान? राजनीति आजकल सिर्फ सत्ता के लिए हो गई है। हाँ, सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी नीचे गिर सकते हैं। कैसे कैसी भाषा बोलते हैं, शीर्ष पदों में बैठे कैसे कैसी भाषा लोग बोलते हैं। हमको तो शर्म आती है उनकी बात सुन के, इसीलिए हम विद्रोही हो जाते हैं। आपने कृषि आधारित म्यूजियम बनाया है। जी जी, तो उसमें कितने लोग आ चुके हैं अभी? इसमें तो विदेशी लोग भी आए हैं, खजुराहो में उतरेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर वो इंचौल वाला देखेंगे, चले जाते हैं। तो 7-8 बार तो विदेशी भी आ चुके हैं। और पूरे देश के आते हैं, यूपी के आते हैं, बिहार के आते हैं, राजस्थान के आते हैं, महाराष्ट्र के आते हैं, और यहाँ के सब आते नहीं। अब हमारा तो पूरा रजिस्टर है, आपसे भी अभी लिखवाएंगे। इंचौल का नाम लिया आपने, इंचौल में तो टिकट लगती है जी। आपने निःशुल्क रखा है शायद? हाँ, हमने तो पूरा निःशुल्क रखा। जैसे हमारे पास 200 प्रकार की धान है, 20-25 प्रकार के गेहूं पर हम किसी से कुछ सबको फ्री में देते हैं, बीज देते लेकिन हैं। हम म्यूजियम में कुछ नहीं लगाते, कुछ टैक्स नहीं लगाते। और लेकिन फ्री की वैल्यू नहीं है ना, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि उसमें कुछ ना कुछ टिकट लगाइए। अब हमारे जीते जी तो नहीं लगेगा, ये लोग करते रहेंगे जो करते रहेंगे। नहीं, टिकट लगाना चाहिए, 10-20 रुपए लगाइए, लेकिन कुछ ना कुछ टिकट लगाइए तो उसकी वैल्यू बने, मेरा सुझाव है। क्योंकि इंचौल में देखिए टिकट है, वो तो आखिर रख रखाव है, कुछ भी है तो उसमें लगता तो है ना। अभी तो हमारा 2 वर्ष का भी हम जोड़ते जाते हैं और सामग्री रखते जाते हैं, तो टिकट लगाना चाहिए। हाँ, लगता तो ऐसे ही है, आगे चल के ही लोग करेंगे ही। नहीं, आप ही करें ना, आप तो अपने रहते करें, जो कि आपने म्यूजियम बनाया है तो अपने रहते ही हो जाना चाहिए। हमारे रहते तो न हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मर जाएंगे तो करेंगे जो करेंगे। जैसे धान है तो हम 20 साल से कर रहे हैं परंपरागत देसी धान, गेहूँ, मोटे अनाज, इन सबको फ्री में देते हैं। आज तक किसी से कोई पैसा नहीं है। तो ये लोग जो देखने आते हैं तो वो क्या ले जाते हैं यहाँ से, क्या सीख के जाते हैं? नहीं, हमारे उसमें तो बहुत प्रशंसा करते हैं वो, खासकर जो बच्चे आते हैं, युवा आते हैं 20-22 वर्ष वाले, उनको बड़ा आश्चर्य लगता देख के जब हम पूरा बताते हैं उनको। जैसे मान लीजिए हम उनको सिंधौरा बताया, तो सिंधौरा के बताए सिंधौरा सिंधौरी, उसके पीछे क्या लॉजिक है हम ये भी बताते हैं कि जैसे क्या होता था प्राचीन समय में, बाल विवाह प्रथा थी। 4-5 साल का बच्चा ससुराल जा रहा बारात लेके, तो उसकी माँ तो जाएगी नहीं, कौन जाएगा? उसका बाप जाएगा या चाचा जाएगा। अब विवाह हो रहा है, कहीं बच्चा मचल जाए, बच्ची नाराज होके उठ के चली जाए, तो क्या करेंगे? तो खिलौना के रूप में उसको सिंधौरा दे देते थे। अब वो संस्कार में आ गए तो सयाने का विवाह होगा तो वो भी लेके बैठे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, उसके पीछे लॉजिक पूरे। जैसे खटोलवा है, खटिया में अगर बच्चा पड़ेगा तो गिर जाएगा तो चोट आएगी। खटोलवा छोटे छोटे उसके पेरुआ हैं,
तो वो गिरेगा तो चोट नहीं है, उसके पीछे ये लॉजिक। हड़िया हम दिखाते हैं कि हड़िया में क्या है कि उसके पेंदी को कुम्हार खुरदरी बना देता है कि आँच कहीं न जाए, वहीं रुकती रहे। तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी। चैनल मेरा देखते हैं? चैनल हाँ आप डालते हैं तो मेरी खबरें देखी हैं आप? हाँ देखी। उस पे क्या कहना है आपका? आपकी खबरें तो बहुत अच्छी रहती, धांसू रहती हैं और हमारे विचारधारा पर ही रहती हैं। इसी प्रकार तो हम भी लिखते हैं अन्य लोगों की अपेक्षा। मतलब विचारधारा का मेल खा रहा है। अब चाहे नाराज होके कर रहे हो मंत्री जी से। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ किसी से। पर बड़ी खरी खरी बात करते हैं। नहीं, मेरी किसी के प्रति नाराजगी नहीं है, व्यक्तिगत नाराजगी तो रखता ही नहीं। नहीं, जैसे मंत्री ने वो किया, हमारी तो हमेशा पक्षधरता ही ऐसी है कि हमारे टारगेट बदलते हैं, टारगेट हम नहीं बदलते। दर्शकों के लिए कुछ सुझाव? बच्चों के लिए अब यही है कि वो जो पर्यावरण पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या है कि हम लोग जितना नुकसान हम लोगों ने किया 80-85 वर्ष वालों ने, हमारे सामने पूरे जंगल, हमारे बाप दादों ने बढ़िया जंगल दिया था। जंगल था तो हवा थी, जंगल था तो पानी था, हमने उसको बर्बाद कर दिया। और ये अब हमको बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो 50 साल 35 साल 40 साल वाली दूसरी पीढ़ी है, तो उसमें एक समझ विकसित हुई है पर्यावरण के प्रति। हम लोगों ने बहुत खराब दिया था अपने बच्चों को, सब बर्बाद करके दिया था। अब आपको सोचना, बच्चों को सोचना है, उनके पिताजी को सोचना कि वो किस तरह से बच्चों को दे रहे हैं। अब बच्चों को सोचना कि हमको अपना भविष्य किस तरह से बनाना है, क्योंकि पूरा भविष्य पर्यावरण संतुलन पर ही है। अगर थोड़ा भी संतुलन बिगड़ा तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जैसे मान लीजिए हर साल 25 सितंबर के आसपास वर्षा समाप्त हो रही, और जब वो मौसम बिगड़ जाएगा, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, वो जब नवंबर तक होगी तो क्या बोएंगे, कब बोएंगे, ये समस्या आएगी ना। अब क्या होगा खेत में, धान सब देखिए किस तरह से वो बर्बाद हो गई वर्षा से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये नीले रंग का गेहूं, ये नीलांबर, हमारे पास 20 प्रकार के ऐसे गेहूं हैं। ये तो मान लीजिए उन्हीं का निकाला हुआ है, काले रंग का गेहूं, वैज्ञानिक से वैज्ञानिकों का। इसको भी रखे नहीं, बाकी हम नहीं रखते उनका निकाला। ये पैगंबरी है, इसकी ये विशेषता है। मतलब ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि काले और नीले कलर के भी गेहूं। ये देखिए ज्वार की तरह इसका दाना। हाँ ये गेहूं है। जी हाँ, ये गेहूं है। ये सबसे पुराना गेहूं, जैसे गेहूं जो गोल, हाँ ले सकते हैं। ये भारत का अनाज नहीं है गेहूं, भारत का अनाज नहीं, ब्राजील से आया। लेकिन गेहूं को बिल्कुल गोल। अब इसको कहते हैं ज्वार की तरह है। हाँ, जो मेरे दाना। हाँ ये रख दीजिए उसमें। अब देखिए ये कटिया है, ये कटिया है। इसमें ये सबसे लंबा गेहूं हमारे पास, इसलिए इसको हमारी संस्था ने निकाला, बाकी किसी के पास नहीं। अच्छा, इसका सर्जना, हमारे संस्था का नाम सर्जना है, तो सर्जना 2 है। अच्छा, 2 गेहूं हमने निकाले हैं। ये सर्जना 1, ये है सर्जना 1। ये सबसे लंबा गेहूं है। हाँ, ये सबसे लंबा गेहूं, ये वाला बहुत अच्छा। ये वाला है सर्जना। हाँ वो है सर्जना 1, सर्जना 2 हमने निकाला। अच्छा, सर्जना 1 सर्जना 2। हाँ ये दूसरे बहुत लंबा गेहूं है। हाँ यार बहुत लंबा है इसकी। साथ में बालू की फोटो लगा दी। अच्छा, वो बंसी है। मतलब सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि ये नीले कलर का गेहूं, मतलब लोगों के लिए आश्चर्य वाली बात है। और ये खपली है, ये काला गेहूं है जी, है ना।
मतलब लोगों को आज तक एक ही गेहूं मालूम है। ये कठिया है, ये खपली गेहूं, इसमें ये विशेषता है, इसमें 2 दाने एक साथ रहते हैं, इसलिए इसको कूटा नहीं गया। इसमें जब छीलेंगे तो 2 दाने, एक कुशी में 2 दाने, बाकी एक दाना रहता गेहूं में, हमेशा एक ही दाना होता है। हाँ, बाकी में एक, इसमें 2 इसमें 2 दाने होते हैं। हाँ, इसीलिए इसको अलग हमने नहीं किए। इस तरह से है ये धान, तरह तरह की धान हमारे पास हैं, ये रंग बिरंगी। देखिए ये धान एक विचित्र टाइप की आपको दिखाते हैं। एक गलरी पक्षी होता नहीं, गलगलिया जिसको कहते हैं यहाँ, डबल का है किसका। तो ये क्या है कि उसके आँख की तरह, तो किसानों ने इसका नाम गलरी रख दिया। कितने प्रकार के बीज होंगे टोटल? करीब 300 प्रकार के हैं, सब सब्जियों सहित, सब सब्जी, गेहूं, मोटे अनाज। ये देखिए ये खुलता नहीं, ये भालू दुबराज है, जैसे भालू के बाल होते हैं ना, ऐसे इसमें कांटे हैं, इसलिए इसका नाम भालू दुबराज है। एक हमारे पास काले चावल की धान है, जिसका चावल काला होता है। जैसे लाल चावल की तो आम बात है, सफेद, लेकिन एक काला चावल है, पता नहीं कहाँ वो कहीं रखी होगी। तो इस तरह से, और देखिए बहुत छोटी छोटी धान है, कोई पतली है, कोई मोटी है, कोई कैसे भी है। काले चावल है नहीं है, छोटे छोटे एकदम, जैसे नहीं है वो रहा ना, अभी गेहूँ ये चावल है नहीं, धान है। हाँ, ये छोटे छोटे एकदम इसके चावल निकलेंगे गोल गोल। ये सबसे छोटी, मतलब इसका पेड़ भी बिल्कुल छोटा होता है, 1 फुट, एक बीते का पेड़, शाखा बहुत सी आती, लेकिन पेड़ एक बीते का मोटा होगा। तो इस तरह ये लौकी भी कई तरह की हैं। हमने इस साल किसानों को जून में लगभग 150 किसानों को लौकी के बीज दिए हैं। मैंने 15-15 बीज एक पैकेट में भर के 150 किसानों को बांटे हैं। इस तरह से यहाँ से शुरू किया है, ये एक एक चीज पे ये बनेगा। ये पुरानी अभी की ये चौकी है, ये भी नए ढंग की, ये खटोलवा है। अब इसके पीछे बता रहे थे, खाट में बच्चा गिरेगा, 2 साल के बच्चा सब गिर जाते हैं तो चोट आ गई, इससे गिरे तो नहीं। ये मल्टीपर्पज भी, कि आग में रख दीजिए, अंदर रख दीजिए, बाहर रख दीजिए, खेत भी है, मतलब उठाने रखने में सहूलियत है इसमें। जी ये सब है। तो हमको ये 60-70 प्रकार की चीजें बढ़ाई देता है। जैसे ठेंगुरा है, ये जो है तो इसके पीछे है, जैसे गाय बैल हरहा होते उसको पैर में फंसा देते तो उसकी रफ्तार जंगल में चल रहा कोई हरहा तो उसे घर में मार देते तो टोक मिलती, वहाँ चल रहा है। ये ढेरा इससे रस्सी काटी जाती, ये घोटा है जिससे दवाई पिलाई जाती है जानवरों के लिए। ये हराइली है, हराइली हर जुआ को जोड़ती है। ये मुंगरी, इतने प्रकार की खूंटी होती है। अब देखिए एक ये हरी ज्योति कहलाती है। ये क्या था कि ये कोनईता में, चकरा में वजन उसका मतलब हल्का हो जाए चलने में, उसको ऊपर बांध देते थे, उसमें बढ़िया और कर देते सुतरी। तो ये इसको ऐसा लगा देते। ये खरिया में लगाई जाती थी, वहाँ सब है खरिया वगैरह। तो इस तरह से ये बता रहे थे हम जो संभव, हाँ, बच्चों को शादी में ये मछिया है। अगर आप 50 के दशक में हमारे यहाँ से तो इसमें बैठने के लिए
ये देखिए, जैसे गाय, कोई गाय जल्दी जल्दी बच्चा देती है, तो इसके बड़े बच्चे के मुंह में बांध देते, तो जब वो पिएगा दूध तो गाय ऐसे उचट जाएगी, चलेगा। छोटी चीज, लेकिन छोटी चीज हाँ काम की थी। अब ये ओरिजिनल कोल्हू है, इसमें एक जुआ में एक बैल लगता है, ये ढेकुआ से जुड़ा रहता है। कोल्हू ये उल्टा रखा हुआ है, यहाँ से तेल निकलता है, गड़ा रहता है, इस तरह से है। ये हांडिया, ये डहरी है। इसका ये था कि जैसे चावल कूट छड़ के इसमें भर देते, बनाते खाते रहते, जब खत्म हो जाता तो फिर कूट छड़ के भर देते। ये है वो हांडिया। अब देखिए, इस तरह खुरदरी बनाता था वो, कि आँच यहीं रही है, मतलब इतना भर इसका खुरदुरा है, खुरदरा, बाकी ऊपर छिका जिसका मोटा बनाते थे, माने जल्दी फूटे उठे न करछुली से। और ये परैया है, एक कहावत अभी है कि हड़िया के मुँह में परैया दे, मनई के मुँह में कहा दे। जैसे आजकल के राजनीति में अगर पूछे ना, तो यह स्थिति है कि मनई के मुँह में कहा दे। तो ये है, ये डब्ल्यू ये तलैया जो दाल बनत रही, ये दफ्ती है, पानी भर के ले जाते। ये तो मटकी ये जो है, जैसे जंगल गए लकड़ी लेने, तो कंधे में यहाँ टांग लिए पानी, अब फिर आए तो खाली लेते आए, कोई तकलीफ नहीं, लकड़ी भी धर लिए सिर में। दबकी, ये जी हाँ, दबकी कहलाती, क्योंकि यहाँ से दबी रहती। ये रघरवार विवाह के लिए है, हरवंश क्या कहलाता है। तो इसके पीछे ये लॉजिक था कि पहले बारातें पैदल जाती थी, तो हर लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ता था। बहुत पहले, 200-400 साल पहले, तो दूल्हा भी अपने खाने के लिए, घर के लिए ले जाता था इसमें खिचड़ी, गरीब वो भी आत्मनिर्भर, कौन उसके लिए ढोक ले। ये देखिए, आपके इलाकेदारों के यहाँ ये 2 तरह के कूड़ होते थे नगाड़ा के, एक लोहे का होता, 3 का होता था, लोहे का, एक मिट्टी का होता था। इसके पीछे क्या नगाड़ खाना बना रहता ना इलाकेदारों के आज भी, तो 2 चबूतरे इधर उधर दरवाजे के सामने, तो उसमें एक नगाड़ा रखा रहता था सामंतवादी व्यवस्था में। तो राजा को संकट पड़ा तो उसे बजा दिया, तो उसके लठे तलवार बाज आ गए, इलाकेदार के राजा जी के मदद में चल पड़े। इसके पीछे ये था। ये देखिए, इस तरह की बुड़की लेके हम लोग पढ़ने जाते थे, अब पार्टी उधर लगी हुई। वो बेलहरा है जिसमें पान रखा जाता था, सारा ये 10-12 प्रकार की चीजें हमको ये देता था, बहुत शिल्पी देता था संस्कार। अब इसमें देखिए, हड़िया तलैया तो है ही। ये देखिए, भेड़ के बाल काटने की कैंची है, इससे काटते थे बाल गड़ाजी लोग। ये रापी है, सिगाड़ काटते थे, ओरिजिनल रापी, एक सिगरार। ये फरहा है, इसमें चर्मकार लोग चमड़ा निकालते थे। ये 60-70 प्रकार की चीजें हम लोहार देता था। ये हम कटना है। अब इसको पला हुआ हंसिया इसलिए कहते हैं कि ठंडी के दिनों में गाय भैंस को पाला कूट के खिलाया जाता, बेर की पत्ती जो जमती, तो उसको हंसिया से इससे काट लेते और फिर कूट के खिलाते, तो उसको पाला कूटना कहते थे। तो पाला के लिए जो उपयोगी हंसिया था, तो इसका नाम पड़ गया पला हुआ। ये देखिए, ये ताला जो है 40 के दशक में इस तरह के ताले आए शुरू से। पहले तो लोग झोपड़ी में ताले नहीं लगाते थे, झोपड़ी में ऐसे रहता था। फिर जब किवाड़ लगे तो इस तरह का ताला है, चाबी है उसकी, ये खुल जाता पूरा, यहाँ से खुल जाता है यहाँ। ये फिर क्रमिक विकास में ये आया, इसीलिए हम क्रमिक विकास की बात करते हैं कि क्रमिक विकास कभी नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार लोग उपयोग करते रहते, बनाते रहते। अभी देखिए, ये है कुम्हारों के बर्तन जब खत्म हो गए, ताम्रकारों ने पीट दिया उनके बर्तनों को, तो ताम्रकारों क्या गए। अब अगर बाजार में स्टील आ गई, ये भी हमारे ये पीक दान है। ये चुना आई है, अब कोई नहीं रखते। ये घंटी है, ये गलगला है, भैंस के गले में बांधते हैं। ये दीवट है,
आदिवासी लोग जो है तो ये दिवाली में गाड़ देते, उसमें दिया जलाते। ये हाथी का अंकुश है, ये बाना है, ये चिमटा बाबा वैरागियों का है, इत्यादि चीजें। और एक आपको अद्भुत चीज दिखाते हैं, ये है रणमत सिंह जी की तलवार, ओरिजिनल तलवार। किसकी? रणमत सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ठाकुर रणमत सिंह, जिनके नाम से TRS कॉलेज है। तो क्या होता था कि रणमत सिंह केवटी के जंगल में रहते थे, लेकिन गर्मी के दिनों में वो सोन नदी के किनारे देवराज नगर के झांपी के जंगल में चले जाते थे। तो एक पंडित जी भोजन पहुंचाते थे, तो एक दिन बोले कि पंडित जी आपको अंग्रेज मिले हुए तो क्या करोगे, हमको भोजन खिला रहे हो, तुमको तो मार डालेंगे, है ना, जो करेंगे वो करेंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे। कहीं लीजिए तलवार, पहले आप मारिए फिर भले मर जाइए। इस तरह से उनको तलवार दे दिया। अब क्या हुआ कि 3 पीढ़ी तक वो तलवार रखी रही कुठला पेवला के संधि में। फिर 3-4 साल पहले जब हम गए वहाँ कवि सम्मेलन में देवराज नगर, तो अरुण प्रयासी हमारे कवि मित्र हैं, तो उनने सांसद महोदय और मंत्री जी के नाम से हमारे म्यूजियम के लिए ये गिफ्ट दिया, तो ये हमारे लिए बहुत कीमती हो गई, नायक चीज कहना चाहिए। ये हमारे पुरखों की तलवार है, क्योंकि हम लोग भी तो आयुष जीवी हैं। तो इस तरह से कजरा उठा है, ये परी है जिसमें घी तेल निकाला जाता है। इस तरह से तमाम चीजें हमने जितना मिल सकती है। सहेजा है, अच्छा सहेजा है आपने। ये देखिए क्या वस्तु है, ये पनही है, और ये नाई की छूरा परताने की है, बाधी। ये चमौदी अगर रखना कोई अच्छा होता तो उसके डीट न लगे तो इनको गले में बांध देती। ये थैली है, ये उसमें लगता है जोतावर जी। तो इस तरह से हमने ये प्रयास किया, जो जो मिलता जाता, बहुत से लोग हमको अभी भी देते जाते हैं। खरिया है, ये गोफना है, ये सिंगौटी है, इस तरह का। और अगर हमको किसी ने एक छोटी सी वस्तु भी दी तो हमने उनका भी नाम लिखा है इसमें। सही है। जैसे इंद्रपाल सिंह मोहरा सिंगौटी दिया तो लिख दिया। अजीत प्रताप सिंह कुंवर ने गड़ा मोहरा वगैरह दिया तो आदित्य प्रताप सिंह रगला काड़ी दिए तो लिखा है। इस तरह से हाँ, जिसने जो दिया तो वो हाँ बना हमने अटेंड किया तो कुछ ना कुछ देते लोग। तो ये सब पुस्तक कौन से दे रहे हैं हमका? पुस्तक कोनो बची है, मैं और मेरा गांव वगैरह कोनो का बताइए, बचते नहीं आए हमारे पास पुस्तक। दी तो उससे फायदा क्या होगा?